तो बच्चों आज आइए हम फिर से शुरू करते हैं अपना लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे 3, जिसका नाम था 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। ये डिवाइस है आपकी जिससे वॉइस क्लियर आती है, उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास, यानी चैप्टर 3, और इसका जो विषय, इसकी विषय वस्तु है वो है 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। किसका साम्राज्य था वो 3 महाद्वीपों में फैला? रोमन साम्राज्य। पूरा जो पूर्ववर्ती काल का जो इतिहास रहा है इनका, यानी 3री शताब्दी से पहले का जो कालखंड रहा है, उसमें हमने देखा कि ये अधिकतम समय ईरान के शासकों से लड़ते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद स्थिति को हमेशा सुदृढ़ किए रहे हैं। हमेशा इनको ऐसे शासकों का नेतृत्व मिला जिन्होंने जब चाहा क्षेत्र विस्तार कर लिया, जब चाहा क्षेत्रों का संगठन कर लिया। कहने का मतलब यह है कि हमेशा भाग्य ने इनका साथ दिया। जब भी इनको आवश्यकता पड़ी, भाग्य इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगा, और यह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते गए। उसी का परिणाम था कि इनका विस्तृत साम्राज्य 3 महाद्वीपों के क्षेत्र को कवर करता है। अब आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे इस 3rd चैप्टर का अंतिम बिंदु है, लास्ट टॉपिक है इसका, जिसका नाम है परवर्ती पुराकाल। साम्राज्य कौन सा था? रोमन। ठीक। अब हम लोग कहते हैं पूर्ववर्ती काल, परवर्ती काल। परवर्ती पुराकाल जो है वो आपका अंदाजा हुआ कि 3री शताब्दी के बाद से शुरू होता है। बिल्कुल ठीक अंदाजा है, सही जानते हैं आप। पढ़ने जा रहे हैं हम परवर्ती पुराकाल। ठीक है, तो परवर्ती पुराकाल जो है ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और इस लास्ट टॉपिक से, इस अंतिम बिंदु से हम यह समझने का प्रयास करेंगे या समझेंगे कि 3री शताब्दी के बाद जो रोमन सभ्यता थी, जो रोमन साम्राज्य था, उसमें कौन से सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन आए। कौन से ऐसे परिवर्तन थे जिनका समावेश इस साम्राज्य के साथ 3री शताब्दी के बाद आरंभ हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? खासकर सांस्कृतिक परिवर्तनों को। ठीक भाई, कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य क्या है? रोमन साम्राज्य में 3री शताब्दी के बाद हुए सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझना। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इस पर, तो यही पूछा जा सकता है कि परवर्ती पुराकाल के अंतर्गत रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक परिवर्तनों से आप क्या समझते हैं? आपने क्या समझा? कि आपको जैसे समझने का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कुछ पढ़ा, तो पढ़ने के बाद एक छवि बनती है आपके दिमाग में। जैसे आपने ये मार्कर देखा, तो आपको देखने के बाद क्या मन में विचार आता है? ये ब्लैक है, यानी कि ब्लैक कलर इसका होगा, लिखने के काम आता होगा। ठीक, तो ऐसे ही जब कोई पैराग्राफ आप पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाता है, उसका कोई ना कोई मैसेज जाता है। तो ठीक वही यहाँ पर पूछा जाता है। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इससे आप क्या समझते हैं, तो आपने जो भी उससे समझा हो, जो मैसेज आपको उस टॉपिक से मिला हो, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर शुरू करते हैं सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझना। ये जो सांस्कृतिक परिवर्तन है, ये सामान्यतः 4ठी शताब्दी से आरंभ हो चुके थे। परिवर्तन जो है वो 4th सेंचुरी जो है, 3री शताब्दी तक पूरा परवर्ती काल चलता है, उसके बाद पूर्ववर्ती काल चलता है, फिर परवर्ती काल आ जाता है। तो परवर्ती काल 4ठी शताब्दी में आरंभ होता है, और वहीं इन परिवर्तनों का श्री गणेश हो चुका था, इनकी आरंभिक स्थिति पहुंच चुकी थी, शुरुआत हो चुकी थी।
काफी लोगों के जीवन में काफी लोगों के धार्मिक जीवन में बड़े बदलाव आए। ठीक, काफी संख्या थी लोगों में जिनके धार्मिक जीवन में बड़े बदलाव आए। इन्हीं में से एक सबसे बड़ा परिवर्तन जो था, परिवर्तनों को समर्थन देने वाला जो परिवर्तन था, तो सबसे बड़ा कार्य था सम्राट, एक शासक था जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। ठीक, जो कॉन्स्टेंटाइन था ये रोम साम्राज्य का शासक बना, और शासक बनते ही इसने ईसाई धर्म जो था, क्रिश्चियनिटी जो थी, उसको राजधर्म बना दिया। ईसाई धर्म को राजधर्म बना लिया। थोड़ी देर के लिए सोचिएगा रुक के कि बहुत सारे धर्म देश में उपलब्ध है इस समय। यहां पर कोई राजा आ जाए, राजा आने के बाद क्या करे, किसी बाहरी धर्म को पसंद करने लगे, उसको अपना ले और कहे कि इस देश में अब जो भी न्याय प्रक्रिया का काम होगा, जो भी संवैधानिक कार्य होंगे, वो सब मेरे धर्म की जो पुस्तक है उसमें बताए गए नियमों के अनुसार ही होंगे, बाकी और कोई कानून कायदा नहीं चलेगा। तो ऐसे में क्या जिस धर्म को वो अपनाएगा उसका प्रभाव देश पर पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, जैसे मुगल भारत आए, भारत आने के बाद इनका धर्म दूसरा था, उस धर्म को इन्होंने यहाँ की जनता के ऊपर थोप दिया, आरोपित किया, और आरोपित करने के साथ ही साथ शरीयत के अनुसार कानून व्यवस्था को चलाया, तो प्रभाव पड़ा। काफी संख्या में लोगों ने डर में, दबाव में, प्रलोभन में धर्म परिवर्तन भी किया। भारत में कहाँ था कोई, तो बाहर से आने वाले जो लोग थे उनके उत्तराधिकारी के तौर पर आज की जनरेशन है। तो क्या उस धर्म ने प्रभावित किया देश में? बिल्कुल प्रभावित किया। तो ठीक यही हुआ होगा, जब क्रिश्चियनिटी को कॉन्स्टेंटाइन अपना लेते हैं तो इस धर्म का वर्चस्व जो है देश की व्यवस्था पर बढ़ जाएगा। इस धर्म के लोग जो होंगे पूरे राष्ट्र में वो थोड़ा सा ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे। सिंपल सा एक बताएं, एक व्यक्ति जिसकी टाइटल है चोर, जैसे होता नहीं है बहुत सारी जातियां होती हैं, ऐसे एक जाति है चोर। अब एक है राम, एक है रामू। ये रामू कौन है? रामू चोर, ठीक, श्यामू चोर, ऐसे करके बहुत सारे हैं, सबकी टाइटल है चोर। अगर रामू चोर देश के राजा बन जाए तो जितने भी लोग हैं जिनके नाम में चोर लगता है वो सब अपने आप को राजा समझने लगते हैं या राजा का निकटस्थ मानने लगते हैं। दूसरी तरफ एक मैसेज चला जाता है जनता के बीच में कि ये इनसे जुड़े हुए हैं, कास्ट फीलिंग की वजह से। तो ठीक ऐसे ही हुआ, जब ईसाई धर्म को राजा ने अपना राजधर्म बना लिया तो ईसाइयत को मानने वालों का वर्चस्व देश में धीरे धीरे बढ़ता गया। ये पहला परिवर्तन था। विविधतापूर्ण धर्म वाले देश में, विविधतापूर्ण धर्म वाले साम्राज्य में क्या हुआ, एक ईसाई धर्म आया और उसने सबको कैप्चर किया। इसके बाद 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय होता है। साथ ही साम्राज्य के ढांचे में काफी
बड़े परिवर्तन भी होते हैं। ठीक, सिंपल सा। हमने देखा धार्मिक परिवर्तन 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म के उदय के बाद यहाँ साम्राज्य के ढांचे में, यानी अब क्या हो रहा है, राजनीतिक परिवर्तन इस्लाम धर्म के उदय के बाद इस साम्राज्य में आरंभ हो गए। अब सम्राट बना डायोक्लीसन। ये बनते हैं शासक। तो डायोक्लीसन जो है, अगस्त जो कॉन्स्टेंटाइन है, इनके बाद शासक बनते हैं और इनका शासनकाल रहता है 384 से 403 ईस्वी के आसपास, यानी 5वीं शताब्दी में प्रवेश के दौरान तक डायोक्लीसन इस रोमन साम्राज्य की व्यवस्थाओं को संभालते हैं, ये शासक बनते हैं। इन्होंने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत अधिक हो चुका है। साम्राज्य का विस्तार बहुत अधिक हो चुका है। देखिए, जो साम्राज्य का विस्तार बहुत अधिक हो चुका है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर आपका घर बहुत बड़ा बन गया है तो उसको व्यवस्थित करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, लोगों को नियुक्त करना चाहिए। अगर अपने बस की बात नहीं है तो उसको संभालने के लिए ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ बनाते चले जाइए, बड़ा करते चले जाइए और इधर से गैया उधर से सांड रह रहे हैं उसमें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 10-20 कुत्ते बैठे हुए हैं उसमें, 100-200 लोग फर्जिया के उधर पड़े हुए हैं, चोर उचक्के सब उसमें रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति तो नहीं होनी चाहिए। उसमें यही होना चाहिए कि उसको व्यवस्थित स्वरूप दिया जाए, संगठित किया जाए। तो यही हुआ कि साम्राज्य का विस्तार में देखा डायोक्लीसन ने कि बहुत ज्यादा हो चुका है। अब जिसमें से काफी क्षेत्र ऐसा है जो ना सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ना ही आर्थिक दृष्टि से, यानी कि ना हमारी सीमा सुरक्षा के लिए उपयोगी है और ना ही जो है आर्थिक गतिविधियों के लिए। अब देखिए, अब आपने कहा कि घर बहुत विस्तृत हो गया है। अब यहाँ पर हम खेत से उदाहरण लेंगे। मान लीजिए ये आपका खेत है, ठीक, उत्पादन आपका सिर्फ इतने में होता है, बाकी सब ऊसर बंजर जमीन है जिसका कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए आपको? आपको पता है कि इसके बगल में बहुत बड़ी नदी बहती है, ठीक, ये नदी बहती है चारों तरफ, बीच में सिर्फ आप ही का क्षेत्र है, इधर उधर से कोई कुदाल से बोड़ते हुए या हल से जुताई करते हुए आपके क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो आप क्या करेंगे? हमेशा ट्रैक्टर से इस सारे क्षेत्र की जुताई करना पसंद करेंगे या फिर सिर्फ इतने की? भाई छोड़ेंगे तो हमारी सीमा तो निर्धारित है ना कि नदी की इस तरफ हमारा कोई नहीं है, नदी की उस तरफ हम ही हैं। तो ऐसे में क्या होगा? तो हमको इतना ही संगठित करना चाहिए, जब कोई स्थिति वैसी बनेगी तो देखा जाएगा। तो यही किया इस साम्राज्य ने, इनको छोड़ा नहीं बल्कि यहाँ पर सेनापति नियुक्त कर दिए और स्वयं का नियंत्रण उस पर से थोड़ा सा कम कर लिया, इनको अधिकार अधिक दे दिए। अधिकार अधिक क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ऊसर बंजर जमीन है, खाने को तो हमारे राज्य से ही जाएगा, वहां पर जो भी रहेगा उसको खाने को तो हमारे यहाँ क्षेत्र से ही जाएगा, वहां जाके सिर्फ पड़े रहना, खाना है, सोना। तो ऐसी जमीन के लिए कोई विद्रोह तो करेगा नहीं। भाई आपको पता है कि घाघरा की कछार है ये,
और ये अगले साल कट के बह जाएगी, और आपको हम कहते हैं कि भैया ये पूरा खेत आपका है, तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना। घाघरा नदी के बीच में धारा में हम सरकार कहे आपको 200 एकड़ की जमीन दी जाती है, आप क्या करेंगे? या नहीं चाहिए। तो ऐसे में सिर्फ आप नाम के मुखिया हो गए, अधिकारी हो गए कि भैया मेरे पास 200 एकड़ की जमीन है, बस, बाकी उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला था। तो ऐसे ही सेनापति नियुक्त करके यहाँ पर अपने नियंत्रण को थोड़ा सा कम कर दिया, और अपना नियंत्रण जब कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे अब इसमें हम अपना ही कब्जा करके रखें हमेशा, तो हमेशा हम इसी जुताई करेंगे, निगरानी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन किसी दूसरे को दे देंगे, भैया अपने हिसाब से उसको देखो, जैसे चला पाओ वैसे चलाओ, मेरा तो सिर्फ इतना ही ठीक है, हम इतना ही से संतुष्ट है, अपना देख रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो इसका हो गया, प्रॉफिट लॉस इसका हो गया, और हम ये जानते हैं अच्छी तरह से कि पिछले 200 सालों में हमारे बाप दादा इससे कुछ फायदा नहीं उठा सके, तो ये क्या उठा लेंगे? तो हम इस तरह से तो निश्चिंत हैं कि आर्थिक रूप से संपन्न होकर कल को हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, इससे हम निश्चिंत हैं। जब हम देख रहे हैं 200-400 साल से बाप दादा कुछ नहीं कमा पाए, यहाँ से मैं नहीं कमा पाया पिछले 50 साल से, तो ये क्या कमाएगा? तो ऐसे में सुरक्षा एकदम ठीक थी। तो इस तरह से काफी नियंत्रण अपना कम कर लिया। ये था राजनीतिक परिवर्तन की जो केंद्रीकृत सत्ता होती थी, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री होती थी, उसका पहले दूर के क्षेत्रों पर बहुत तगड़ा नियंत्रण होता था, कड़ा नियंत्रण। लेकिन धीरे धीरे जब देखा ये अनावश्यक भूमि है जिससे हमको कोई लाभ कभी नहीं हुआ, सिर्फ हम पूंजी लगाते जाते हैं उस पर रख रखाव में, तो उसको धीरे धीरे अपने अधिकार क्षेत्र से थोड़ा सा दबाव से बाहर किया, वहां पर स्वतंत्र सेनापतियों की नियुक्ति कर दी। यानी अब छोटा क्षेत्र बचेगा, शासन व्यवस्थित रूप से। ठीक, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ये जो कॉन्स्टेंटाइन था, इसने कुछ पुराने परिवर्तनों को सुदृढ़ किया। कौन से? पुराने को मजबूती प्रदान की। पुराने परिवर्तन से उनको मजबूती प्रदान की। अभी मैंने बताया था डायोक्लिसन, ध्यान रखिएगा, डायोक्लिसन मैंने बताया था कि कॉन्स्टेंटाइन के बाद डायोक्लिसन आया था। ऐसा नहीं है, डायोक्लिसन के बाद कॉन्स्टेंटाइन आया था। इसका 284 से 304 तक था शासन। ठीक, ये हो गया था 384 से 404, ये हो गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा अभी आगे, तो ध्यान इसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे याद आया, डायोक्लिसन के बाद कॉन्स्टेंटाइन आया था। डायोक्लिसन ने जो परिवर्तन किए थे उसको और इसने मजबूती प्रदान की थी, और इसका जो शासन का काल रहा है वो 284 से 304 ईस्वी तक रहा है। साथ ही कुछ नए परिवर्तन भी किए। पुराने परिवर्तनों को मजबूती प्रदान की और साथ ही कुछ नए परिवर्तन किए। नए परिवर्तनों में देखते हैं, इसने एक सिक्का चलाया जिसका नाम था सॉलिडस। इस सिक्के का नाम सॉलिडस था। इससे पहले हमने देखा दिनारी एक सिक्का चलता था, चांदी का था, 4.5 ग्राम का। सॉलिडस सिक्का आ जाता है, उसको लेके कौन आया? कॉन्स्टेंटाइन जो शासक है वो लेके आता है सॉलिडस सिक्का, और इसका भी वजन 4.5 ग्राम ही होता है। बस इसमें फर्क इतना था कि दिनारिस जो था 4.5 ग्राम का सिक्का वो चांदी का था, और सॉलिडस जो था ये सोने का था। अभी आगे जब हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा और इंडस्ट्रियलाइजेशन देखेंगे, औद्योगिकरण देखेंगे, तो उसमें जो है बुलियंस को कलेक्ट करने की एक थॉट थ्योरी आती है। तो ये जब बुलियंस आता है, बुलियंस का मतलब होता है कीमती धातुओं को संगठित
जो है सुरक्षित करना या उसको इकट्ठा करना, ठीक। तो बुलियनिज्म उसको कहते हैं। तो वो बात की बात है। अभी हम लोग इसको देख रहे हैं, सोने का सिक्का चलाया इन्होंने। ये उस समय भारी मात्रा में ढाले गए और चलन में भी आ गए। सिक्के भी ढल गए हैं, चलन में भी आ गए, ये बड़ा परिवर्तन। एक अन्य कार्य इनका नई राजधानी का निर्माण नई राजधानी का निर्माण। इनकी पुरानी राजधानी रोम इटली में, और नई राजधानी इन्होंने बनाई कुस्तुनतुनिया में। ये वही क्षेत्र है जहां पर 1458 में अरबों ने आक्रमण करके कब्जा कर लिया, और उसके बाद आवश्यकता पड़ी नए रास्ते की खोज की। तब पुर्तगाल से लोग नाव से साहसिक यात्राएं करते हुए भारत और अमेरिका तक पहुंचे। ये वही क्षेत्र है। कुस्तुनतुनिया का निर्माण करना। ये जो क्षेत्र था वो समुद्र से घिरा हुआ था। यहां पर मिलों को लगाने में सहयोग व प्रोत्साहन दोनों प्रदान किया। ठीक, यहाँ पर मिलों को लगाने के लिए जो कॉन्स्टेंटाइन था उसने सहयोग व प्रोत्साहन दोनों दिया। सहयोग का मतलब होता है कि आर्थिक मदद कर देना, प्रोत्साहन का मतलब है आदमी विचार कर रहा है करे ना करे, उसमें जाके अरे नहीं करो यार तुम कर लोगे, हम जानते हैं तुम्हारे बस की बात है, वो कोई कर ही नहीं सकता। ठीक, ये इस तरह का प्रोत्साहन। जब मिलों को लगाने में प्रोत्साहन प्रदान किया तो इसके परिणाम स्वरूप एक कथन है कि राम स्वरूप बीमार हुए परिणाम स्वरूप मर गए। कंफ्यूजन होता है कि राम स्वरूप बीमार हुए तो परिणाम स्वरूप क्यों मरे। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं। परिणाम स्वरूप मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ रिजल्ट, इसके रिजल्ट के रूप में, इसका जो परिणाम जो आया, इसके परिणाम स्वरूप शहरी संपदा में वृद्धि हुई। शहरी संपदा में वृद्धि हुई। शहरी संपदा, भाई मेले लगेंगी तो शहरों में लगेंगी, तो जब मेले लगेंगी तो इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रॉफिट होगा तो कहाँ जाएगा? समुद्र। भाई मेले लगा रहा है व्यक्ति शहर में तो पैसा कमा के समुद्र में तो फेंकेगा नहीं, रखेगा अपने ही पास, तो पैसा कहाँ रहेगा? शहर में ही तो रहेगा। तो ऐसे क्या हो रहा है, शहरी संपदा में वृद्धि हो रही है इसके प्रोत्साहन से। अब जब इसके आगे देखेंगे, जब हम देखते हैं कि धन पर्याप्त मात्रा में हो तो साहित्य, कला, संस्कृति, स्थापत्य, इन सभी क्षेत्रों में व्यक्ति का मन लगता है। भाई भूखा व्यक्ति ताजमहल की सुंदरता को नहीं देखता, जिसका पेट भरा हुआ है वो ताजमहल की सुंदरता को देखना पसंद करता है। भूखे व्यक्ति के लिए जैसे और इमारतें वैसे ताजमहल। लेकिन जब व्यक्ति का पेट भरा हुआ है, व्यक्ति सभी समस्याओं से जो है मुक्त है, तब वो कहता है कि अब हम चीजों का दर्शन करेंगे, देशाटन करेंगे, ये सारी चीजें। तो यही कारण है कि जब शहरी संपदा में वृद्धि हुई तो रोमन साम्राज्य में स्थापत्य कला को तेजी से प्रोत्साहन मिला। यानी यहाँ पर स्थापत्य कला का विकास है। अगला परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है। अब क्या है, ढांचागत परिवर्तन हो रहा है, इमारतों के स्वरूपों में परिवर्तन आएगा। आर्थिक संपन्नता के कारण महंगी इमारतें बनाई जाएंगी। ठीक, ये यहां तक पहुंचे हम लोग। जैसा कि हम पहले जानते हैं कि रोमवासी जो थे,
इनकी जो मान्यता थी, मान्यता कैसी, धार्मिक मान्यता, ये बहुदेववाद की थी। इनकी मान्यता बहुदेववाद की थी। ये बहुत सारे देवताओं को मानते थे, ऐसा नहीं कि देवताओं की बहू को मानते थे, बहुत सारे देवताओं को मानते थे। इनके नाम कभी कभी मैं परीक्षाओं में नाम भी पूछ लेता हूं कि रोमन साम्राज्य में बहुदेववादी प्रथा के अंतर्गत कुछ देवताओं के नाम होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इनका नाम है जुपिटर। जुपिटर चलाने वाली नहीं, देवता है। जुपिटर, जूनो, व मार्स, ये इनके देवता हुआ करते थे। ठीक, रोमन साम्राज्य के। अब जाहिर सी बात है, देवता होंगे तो पूजा की जाएगी, और पूजा की जाएगी साथ ही साथ देवालय बनाए जाएंगे। इसके शासन काल के समय में जो सबसे बड़ा धर्म था ईसाइयत के आने से पहले, वो धर्म जान लीजिए, वो था यहूदी धर्म। भाई सिंपल सा है, बहुदेववादी थे लेकिन कौन से धर्म को मानते थे? अगर प्रश्न बनता है तो प्रश्न का उत्तर यही होगा कि वो यहूदी धर्म को मानने वाले थे। फिर अब हमने देख लिया कि ये ऐसी स्थिति थी, लेकिन अब ईसाइयत जो आई है तो उसका क्या प्रभाव पड़ा होगा, उस पर आते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, दो लाइन में सिंपल सा मैं बता देता हूँ, लास्ट का टॉपिक ये कि जो क्रिश्चियनिटी आई तो क्या हुआ। जो ईसाइयत की व्यवस्था, ईसाइयत जब प्रवेश करता है रोमन सभ्यता में, रोमन व्यवस्था में ईसाइयत का जब प्रवेश होता है तेजी से, तो उनको बहुत ज्यादा आसानी या सुगमता नहीं हुई कि वो पूरे साम्राज्य का धर्म परिवर्तित कर दें या पूरे साम्राज्य के लोग उनका धर्म हाथों हाथ उठा लें और मानना शुरू कर दें। ऐसी स्थिति नहीं बनी, उनको काफी संघर्ष करना पड़ा, काफी परिश्रम के बाद परिस्थितियां उनके अनुकूल हुई और फिर जाके उन्होंने अपने धर्म को वहां पर स्थापित किया और उसको स्टेबल कर पाए। ये परिस्थितियां इनके साथ रही हैं। अब हम अंतिम ओर की ओर चलते हैं। अंतिम में हम देखेंगे कि जनता जो थी, जनता पूर्वी भाग की यानी इधर वाली, जहां अपने एशिया के क्षेत्र की, वह ज्यादा खुशहाल थी, ज्यादा खुशहाल थी। लेकिन 7वीं शताब्दी के आते आते जो 7वीं शताब्दी आते आते होता क्या है कि ईरान और रोम की लड़ाई पुनः शुरू हो जाती है। ईरान और रोम की लड़ाई पुनः आरंभ हो जाती है। एक वंश जो मैंने बताया था, ससानी वंश, इसने मिस्र के अधिकांश भागों पर कब्जा कर लिया। रोम का जो भाग हुआ करता था मिस्र, उसके अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। बस कब्जा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर इनका मामला द एंड हो गया। छोटा सा साम्राज्य इनका अपना जितना बचा रोम ससानी वंश के छोड़ने के बाद वो है। उसका सामना होगा अभी थोड़े अगले चैप्टर में इस्लामिक व्यवस्था से, अरब वासियों से। चलिए उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ये टॉपिक कंप्लीट होगा। इसके बाद यानी ये चैप्टर, ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अरब में इस्लाम धर्म का उदय होता है। ठीक,
अरब में इस्लाम धर्म जो है उसका उदय होता है 7वीं शताब्दी में हुआ, उसका उदय होता है। ये जो इस्लाम धर्म का उदय था वो प्राचीन विश्व में, ये जो कालखंड है 7वीं का, प्राचीन भारत का इतिहास है, तो प्राचीन विश्व के इतिहास में, प्राचीन विश्व के इतिहास में सबसे बड़ी राजनैतिक क्रांति थी। सिंपल था, इसको ऐसे समझेंगे, सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति सबसे बड़ी क्यों थी भाई? अभी तक जो है जितने भी लोग चलते थे वो रिलीजियस टारगेट लेके चलते थे, अपना धार्मिक आंदोलन चलाते थे, लेकिन इनका क्या उद्देश्य हुआ कि धार्मिक आंदोलन चलाए तो कहाँ चलाए? ये छोटा सा क्षेत्र था, अरब का जो क्षेत्र था जहां पर इस धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, वो जो मोहम्मद साहब थे वो कबीलाई जीवन जीते थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा, उनके जो अनुयायी आगे आए उन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा और फिर उस धर्म को वहां पर प्रचारित प्रसारित किया। वह धर्म वहां पर फला फूला और आगे बढ़ा, और उस आगे बढ़ने की प्रक्रिया में वह अरब से विभिन्न क्षेत्रों की तरफ बाहर को निकलता है। अब आने वाले समय में हम लोग इसी व्यवस्थाओं को पढ़ने वाले हैं कि अरब से चला इस्लाम धर्म राजनैतिक क्रांति का स्वरूप कैसे प्राप्त कर लेता है और कैसे उसको मानने वाले लोग विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाते हैं और वहां की राजनीतिक विरासत पर कब्जा कर लेते हैं या राजनीतिक विरासत को अपने अनुसार संचालित करना आरंभ कर देता है। ठीक, तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, पार्ट 9 था। अब इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो 4th चैप्टर है इस्लाम का होता है। ठीक है।